अब बनेगा। नमस्ते सर। मैं मसरूफ एटा से और आज हमारे साथ हैं एटा के सुप्रसिद्ध कवि राजकुमार भट्ट जी, जो यहाँ समाज सेवी भी हैं। हम उनसे आज बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। ये हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल जी, इसका नाम मोटिवेशन जी जी। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम युवाओं को, समाज को प्रेरणा दें। और आप उन लोगों में से हैं कि मैंने आपके जीवन को देखा है करीब से, कि आप एक कभी आम आदमी थे और आज आपने जो कविताओं का क्षेत्र है या जो जीवन में तरक्की के क्षेत्र हैं, वो आपने एक बड़ी वहाँ पर मुकाम हासिल किया है, आप पहुँचे हैं। तो जरा आप शुरू से बताएंगे कि आप कहाँ से आए, कैसे सब कुछ पाया? देखिए अमित जी, पहले तो आप मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। और मैंने भी बड़े छोटे से आपको देखा है कि आपने विवेकानंद जी की जो समिति आपने चलाई, वहाँ से आपने अपनी लाइफ को शुरू किया और आप आज इस पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे छोटे भाई आज इस स्तर पर हैं कि आज वो मेरे साथ बराबर बैठकर और मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें बार बार बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की। कभी आपका छोटा यूट्यूब चैनल है, आगे चल के पूरा बढ़िया एक टीवी चैनल बने और उसमें हम लोग बैठकर इस तरह से बैठें। तो ऐसा आप बताएं कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, क्या क्या संघर्ष जीवन में किए? देखिए, मैं बस ये कहना चाहूँगा अमित जी कि हम लोग एक आम कृषक परिवार के लोग हैं। मतलब हम जब पैदा हुए तो हमारे बाबा, हमारे बाबूजी, हम लोग सब कृषि प्रधान। हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी, लगभग हमारे दादाजी के नाम 35-40 बीघा के करीब हमारे बाबा के हिस्से में ज़मीन थी। हमारे फादर 4 भाई थे, तो वो लगभग 15-15 बीघा ज़मीन हम लोग हिस्से में आती थी। तो मूल रूप से हम लोग सब कृषक ही थे। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो शायद हमारे बाबूजी को लगा कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाएंगे गांव में। हमारा गांव बिल्कुल रूरल्स में है, एटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस समय गांव के 10 किलोमीटर के आसपास कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। तो बहुत ही रूरल्स एरिया में थे और उस समय डाकू भी हुआ करते थे, छबराम डाकू थे, तो उनका बड़ा प्रचलन था जब हम छोटे थे। और थोड़े बड़े हुए तो हमारे यहाँ अशरफिया और मोटा, महेशा नाम के बहुत सारे बदमाश हुआ करते। तो बचपन हम लोगों का बीता बिल्कुल बीएड टाइप, मतलब हमारे एक रूरल्स एरिया में बीता। तो हमारे बाबूजी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम बच्चों को अच्छी परवरिश गांव में नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने लगभग 86 में 1986 में बाबूगंज में एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। तो हम लोग कृषक से और व्यापार की तरफ बढ़े। वैसे हम लोग चूँकि वैश्य परिवार से हैं तो मूल रूप से हमें व्यवसाय होना चाहिए था, लेकिन गांव में भी हम लोगों का बंजी व्यापार का छोटा मोटा काम था और साथ में कृषि, मुख्य रूप से हम कृषक थे। फिर उसके साथ में बंजी व्यापार हमारे दादाजी भी बाबा जी भी करते थे और हमारे फादर भी कपड़े का काम करते थे। लेकिन उसके बाद बाबूजी 86 में हम लोग एटा आ गए मुख्य रूप से। लेकिन एक बार हमारे फादर ने, लगभग जब मैं छोटा था तो मेरी शिक्षा के लिए मुझे जीआईसी में 1983-84 में जब इंदिरा गांधी एक्सपायर हुई, उस समय मैं कक्षा 7 में जीआईसी में पढ़ता था। उसके बाद फिर कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां रहीं कि हम लोगों को पुणे गांव जाना पड़ा और फिर मैं 8th तक गांव में ही पढ़ा। मतलब एक प्राइमरी पाठशाला है हमारे गांव के पास भगनेर में, उसमें हम लोग गांव से 3 किलोमीटर पैदल चल के डेली जाया करते थे और वहाँ से डेली अपनी पट्टी और झूला लेके अब कक्षा 5 हमने वहाँ से किया। उसके बाद 6 नगला खुला पास में गाँव है, वहाँ से किया। 7th फिर एटा जीआईसी से किया। फिर प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनी तो फिर गांव चले गए। तो 8th गांव से एक स्वामी विवेकस्वरूप शास्त्री इंटर कॉलेज था, इस समय वो इसी दयनीय हालत में है, फिर उससे उस समय अच्छी हालत थी तो हमने वहाँ से 8 किया। उसके बाद फिर हम शिक्षा के वो पढ़ने के उद्देश्य से ही बाबूजी ने हमारे ने हमें यहाँ भेजा। तो आर्य विद्यालय में हमारी फिर उसके बाद की परीक्षा हुई। तो लेकिन वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा में ये रहा कि चूँकि हम लोग कृषक परिवार से थे, फिर व्यापारी हुए
तो नया पैसा था, नया पैसा हमने भी देखा था, हम गांव में रहते थे तो यहाँ की चमक दमक और रोल चोल देख के हमारा मन थोड़ा गलत उसमें भटक गया, और हमारी जो सोसाइटी थी स्टूडेंट लाइफ की, वो अच्छे लोग हमें नहीं मिले, और हमारी जो अच्छी पढ़ाई थी, बहुत अच्छे हम स्टूडेंट हुआ करते थे कक्षा 8 तक, वो हम उतने ही बुरे स्टूडेंट हाई स्कूल तक हो गए। तो उसके बाद में फिर नकल के नाम पर हम लोग कभी उसके पचतर नहीं रहे। तो फिर मैंने फिर हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो ये आपकी प्रारंभ में तुमको जानकारी अच्छी मिल गई कि आपने शुरुआत गांव से निकल के यहाँ तक आपने शिक्षा अर्जित की। तो आप अचानक आपके मन, आप एक स्टूडेंट थे, व्यापारी थे, आपका पहले परिवार कृषक था, फिर आपके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि मैं कवि बन जाऊँ, मैं कविताएँ करूँ? क्या ऐसी घटना हुई, क्या बात थी? देखिए ये बड़ी दिलचस्प है, मुझे ऐसे चैनल पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि मैं नेचुरलिटी अपनी बात रखूँगा। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो टीनेजर्स थे, तो उस समय जो मैंने कहा ना कि हमारी सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, जो लड़के थे वो थोड़े आशिक मिजाज लोग थे। तो क्या होता था कि लड़कियों के उस समय मोबाइल नहीं थे चूँकि, और पीएनटी फ़ोन भी बहुत बड़े लोगों के घरों में हुआ करते थे, आम घरों में पीएनटी फ़ोन नहीं होता था। जिसके घर में उस समय पीएनटी फ़ोन होता था बड़ा आदमी माना जाता था, जिसके घर में गाड़ी और फ़ोन हो, तो उस समय हम लोगों ने वो ज़िंदगी देखी है। तो उस समय पीएनटी फ़ोन होते, तो जो प्रचलन था वो पत्रों का प्रचलन था। तो हमारे मित्रों की वो थी गर्लफ्रेंडें थी, तो उनके प्रेम पत्र आया करते थे, तो पढ़े हम लोग इकट्ठे बैठ के, वो माहौल ही ऐसा होता है युवाओं का, सब एक अपने अपने पत्र इकट्ठे बैठ के स्कूल के बाद पढ़ना। तो एक मन में ये रहती थी जिज्ञासा कि मतलब उसको जवाब जो होते हैं मैं शेर व शायरी में दे देता था। उस समय मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन चूँकि मैं गाँव में जब प्राइमरी में पढ़ता था, तो जो मुझे ट्यूशन सर पढ़ाते थे डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र, वो अब इस समय दुनिया में नहीं है, तो वो मुझे शेर व शायरी सुनाया करते थे, गालिब की इनकी। तो वो शेर व शायरी मेरे दिमाग में बचपन से थी मतलब, लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि ये आगे चल के लाइफ में मुझे कहीं मान सम्मान दे सकती है या मैं कोई कवि हो सकता हूँ, नहीं। लेकिन वो हाई स्कूल में आते आते फिर मेरी आदत ऐसी हो गई, जैसे आपने कोई बात कही, उन्हें भैया इसका जवाब चाहिए, तो जो जब प्रश्न के उत्तर होते थे तो उसका जवाब हम फ़ौरन लिखवा रहे और उसके शेर व शायरी में डालना। तो ये कई वर्षों तक चलता रहा। फिर हमारे एक मित्र हैं, इस समय एडवोकेट हैं, विनीत मिश्रा, जो कप्तान साहब के ऑफिस के सामने उनका ऑफिस है यहाँ कचहरी पे, तो उनसे हमारी भेंट हुई एक नाई की दुकान पर। तो शेर व शायरी में कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, तो उन्होंने कहा यार भाई तुम तो कवि हो। हमने ये कवि क्या होता है, हम तो गाँव से आए हुए लोग थे, और हमने कवि सम्मेलन भी इससे पहले, हकीकत ये है कि अमित जी न तो हमें मालूम था कवि क्या होता है और ना ही कवि सम्मेलनों की जानकारी थी, और जो नुमाइश में भी कवि सम्मेलन होते थे हम और तो सब देखते थे नाच कूद, लेकिन कवि सम्मेलन हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जब हमें खुद बताया गया कि हम कवि हैं, तो हमने कहा यार मिलवाओ फिर किसी कवि से। तो विनीत जी ने हमारी भेंट एटा के पुराने साहित्यकार थे अशोक शर्मा बंधु, उनसे कराई। तो उनके सानिध्य पाकर फिर हमें लगा कि नहीं कविता का कुछ हम लिख सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा दादा कैसे लिखें क्या, तो उन्होंने कहा कि अभी उम्र है आपकी लिखने की, अभी लिखते रहिए, आप जो लिखोगे वो कविता होगी। और उनका एक हंसी मजाकिया टाइप हमारे गुरुजी थे, कहते थे कि शादी से पहले तक सभी कवि होते हैं और शादी के बाद जो बच जाए वो मूल रूप से कवि। तो ये सब चलता रहा। तो उनके सानिध्य में हमने कविताएं लिखी। फिर हम कवियों के परिचय में आए, तो आदरणीय गिरीश चंद्र पांडे, राजेश व्याकुल, डॉक्टर राकेश मधुकर, प्रशांत पाठक, राकेश सक्सेना, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और प्रभात किरण जी, राघवेंद्र विकल जी, सुरेंद्रनाथ मिश्रा, इन वरिष्ठ कवियों के संपर्क में आए। और हाँ, और एक मुख्य कवि थे डॉक्टर महावीर द्विवेदी। तो ऐसे इन अच्छे कवियों के हम संपर्क में आए, अनूप भावुक जी, ये सब हमारे बड़े कवि हैं। मतलब फिर हम इनकी संगत में आए, बैठे सुधार, और इनके साथ बैठ के गोष्ठियाँ करने लगे। तो हमें मूल रूप से श्रृंगार का कवि कहा जाता था, लेकिन मैंने कभी श्रृंगार की कविताएं संकोचवश या सामाजिक वश मैंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ लिखी जरूर बहुत सारी श्रृंगार की कविताएं। तो उसी दरमियान जब हम लोग कविताएं शुरुआत की थी, उसी समय दैनिक जागरण में अनिल गुप्ता जी आए ब्यूरो चीफ होकर, उनसे कुछ हमारी बरकरीत अच्छी थी तो मिल गई। तो उस समय गोष्ठियाँ छपना बहुत बड़ी बात होती थी अखबारों में। और अमर उजाला के जो पत्रकार महोदय थे ऋषि चौहान जी, तो उनके यहाँ कुछ खास तरह के लोग ऑफिस में जा सकते थे, वहाँ आदमी को अपने ऑफिस में, बहुत स्ट्रिक्ट पत्रकार थे, कड़क टाइप ऋषि चौहान जी। तो हम जो नए लड़के थे तो हमें तो ऑफिस में घुसने की इजाज़त ही नहीं, कभी जाते भी थे सूचना देने तो अपने लड़के से कह के बाहर के बाहर ही ले लिया करते, हमें कभी ऑफिस में नहीं घुसने देते थे। तो अनिल गुप्ता जी के आ जाने से फिर हमें ऑफिस में बैठने को जगह मिलने लगी, बराबर पर कुर्सी मिलने लगी। तो हमें लगा कवि होने पर कुछ लगा कि हमें गर्व का हम कवि हैं, एक पत्रकार हमें बराबर पर बिठा रहा है। तो अनिल गुप्ता जी ने हमें बड़ा कोऑपरेट किया।
तो फिर एटा के जो कवि लॉबी थी उसमें या तो कवियों में ज़्यादातर मूल रूप से आपको ब्राह्मण मिलेंगे कवियों में, या कायस्थ मिलेंगे, और जातियाँ तो छुटपुट है। आप पुराने इतिहास में भी जाएंगे तो ज़्यादातर कवि या तो ब्राह्मण हैं या कायस्थ हैं। अब बनियों में कोई हर आदमी मैथिलीशरण गुप्त तो नहीं हो सकता, तो वो मैथिलीशरण गुप्त जैसे बिरलाई लोग थे। तो मैं चूँकि वैश्य परिवार से था तो मेरी कोई लॉबी नहीं थी यहाँ। तो अब जब कोई लॉबी नहीं थी तो मुझे सिर्फ इसलिए लोग कोऑपरेट करते थे कि भरत जी को बुला लो तो हमारी गोष्ठी अखबार में छप जाएगी। तो वो संबंधों का फायदा हमें मिला। तो हकीकत में कि मूल रूप से दैनिक जागरण ने उस समय, आज तो ये बात है लगभग 90 से 91 की, हाँ ये, हाँ 90 से 91 के बीच की बात है। अनिल जी भी तभी आए थे और हम भी। तो हमारा अनिल भाई साहब का साथ तभी से, वो पत्रकार हैं, मैं कवि हूँ और आज भी। लेकिन आज ईश्वर की कृपा ऐसी है कि अमर उजाला भी हमें छापता है, हिंदुस्तान भी छापता है और अखबार भी छापते हैं। लेकिन जो विशेष कृपा रही उस समय वो अनिल जी की रही। इस समय तो मतलब हिंदुस्तान के जो ब्यूरो चीफ हैं मेरे भाई हैं, मित्र हैं, और अमर उजाला में भी अब तो सबसे बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन उस समय अनिल जी ने अगर मदद ना की होती तो शायद हम इस मुकाम पर नहीं होते। तो जैसे आपने वो शुरुआत की जो आप बता रहे हैं छोटे स्तर से गोष्ठियों से, और एक पत्रकार ने आपका सहयोग शुरू किया, एक अखबार ने, राष्ट्रीय अखबार ने, और आज जब हम आपको इस उम्र पे देखते हैं, इस सन में देखते हैं, तो आज आप एटा के बड़े कवियों में एक हो। आज जब शहर के कवियों को गिना जाता है तो उसमें एक नाम आपका भी आ ही जाता है। आप लोगों का वो प्यार है मतलब। और मैं भी ये देखता हूँ कि जितने बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें संचालन भी शायद आप ही करते हैं हर बार। जी जी। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कहीं कवि सम्मेलन है तो वहाँ राजकुमार भरत जरूर होंगे। कवि सम्मेलन राजकुमार भरत अब एक दूसरे के पूरक हो गए। ये 2001 से ऐसी स्थिति बनी कि देखो ये बताएं कि उस छोटे से कवि से और इस लेवल के कवि तक एटा जनपद के बनने में आपको कितने संघर्ष करने पड़े? देखिए संघर्ष क्या, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। कि हकीकत में अमित जी बताऊंगा आपको कि मैं गोष्ठियों का कवि था, लेकिन एक कवि सम्मेलन मुझे, मेरे जो गुरु थे अशोक शर्मा बंधु, उनके माध्यम से मुझे कुरावली में 26 जनवरी 1993 को एक कवि सम्मेलन मिला। पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा, जिसको उस समय के अच्छे बड़े कवियों मदन सिंह मस्ताना जो आज भी मौजूद हैं वो संचालित कर रहे थे। तो अशोक बंधु थे, कृष्ण पांडे जी भी थे उस कवि सम्मेलन में, जो हमारे आदि गुरु थे। दोनों ही रहे गुरुओं के समकक्ष। कि बंधु जी जब खत्म हो गए तो मैं कृष्ण पांडे के सानिध्य में रहा, वो भी पिछले वर्ष खत्म हुए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो ये दोनों कवि मौजूद थे। उन्होंने मस्ताना जी से कहा कि ये नया लड़का है और इसे बस ऐसा पढ़वाना जब मंच पर जम जाए। पांडे जी ने और बंधु जी ने। मैं आपको बताऊं, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी उनके संग रहा। हाँ, पांडे जी के, हाँ, तो पांडे जी बहुत अच्छे वरिष्ठ श्रेष्ठ कवि थे। मैं मानता हूँ एटा जनपद में उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ कारण रहे। और जब तो अब मैं उन्हें कुछ कर पाता उससे पहले वो चले गए। मैं चाहता उन्हें सम्मान देना और मैंने उन्हें नुमाइश में सम्मानित भी किया। उसी के आखिरी वही सम्मान था, नुमाइश में जो उनका सम्मान था। उसके बाद फिर वो गोलोकवासी हो गए। तो ये मान लीजिए कि वो 93, वो इसलिए सन याद है कि जो मेरी पंक्तियाँ थी वो मस्जिद टूटने के बाद, बाबरी मस्जिद जब ढही उसके बाद की थी। तो मुझे पता है जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद टूटी, तो जो मेरा अगला कैप्शन था जनवरी का, तो इसका मतलब 93 था। तो मैं 93 से हम लोग जो मंच पर आए, उसके बाद फिर ईश्वर की ऐसी कृपा रही, फिर हमने कभी मुड़कर नहीं देखा। संघर्ष तो ऐसे रहे होंगे, संघर्ष क्या, थोड़ा क्या एटा में, देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एटा में बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने कहा कि नहीं राजकुमार भरत कभी नहीं हो सकता। एक हमारे यहाँ कवि थे मुश्ताक अली, उनसे मेरा एक बार परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ भी हो जाओ ज़िंदगी में, लेकिन कभी नहीं हो सकते। लेकिन बाद में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नहीं तुम कभी हो। तो ये आपके फेवर की बात ये है, हाँ, आपको ये बुरा लगा और आपने बन गया। हाँ, बन गया। हाँ, तो और देखिए मैं फिर भी अमित जी कहूँगा कि कोई कवि बन नहीं सकता, ये सब सरस्वती की कृपा है। मैंने 20 साल से लेके और 25-30 साल तक की उम्र तक कविताएं लिखी, और वो ऐसी लिखी कविताएं कि मैंने कभी उन्हें एक बार लिखने के बाद उनमें कभी करेक्शन नहीं किया। और जब मैंने अपने से बड़ों को दिखाया, वो दौर था कि अपने से बड़ों को दिखाने का, ये कविता सही है या खराब है। लेकिन आज तो जो भी नया लड़का आता है पता है क्या कहता है, अरे भाई साहब मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, इसे देख लो। जब आप अमित जी खुद कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, तो भाई हम क्या 50 साल की उम्र में अपनी हड्डियाँ तोड़वानी, उससे सामने वाले जगह तुम्हारी कविता खराब है। हाँ, तो जब वो पहले ही से कह रहा है मैंने बहुत अच्छी कविता, लेकिन तब हमें ये साहस नहीं था। हम ये कहते गुरु जी एक कविता लिखी है, एक कविता लिखी है, इसे देख लेना। तो वो जब तक देख नहीं लेते थे तब तक हम उस कविता को कहीं सुनाते नहीं थे। लेकिन आज उस परंपरा का लगभग नीट छीड़ व्यवस्था में
हर व्यक्ति उस्ताद है और हर व्यक्ति चाहता है कि मंच में जो कभी जमाए वो उसे उखाड़ के फेंक दूं, मैं उसकी जगह बैठ जाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। एक बार देखिए, संचालन की जो आपने बात कही, मुझे बड़ा डर लगता था मंच पर बोलने में। मैं जो 26 जनवरी 93 का पहला कैप्शन हुआ तो 26 जनवरी के दिन, यकीन मानिए अमित जी, मुझे पसीना आ रहा था जब मैंने पहली बार कविता पढ़ी तो। लेकिन आज वो दौर है कि आप माइक दे दीजिए, कोई फर्क नहीं था, 1000 आदमी रोज, लेकिन वो एक रूटीन है। तो बड़े दौर खराब रहे। और यहाँ एटा की स्थिति ये रही कि जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं वो शायद जो मंची कवि थे तो वो शायद खुद भी उतना आगे नहीं बढ़ पाए और हम लोग भी उतना आगे नहीं बढ़ पाए। जहाँ एक दूसरे को कोऑपरेट करने की स्थितियाँ रही होती तो शायद यहाँ के और भी अच्छे कवि थे जो बाहर निकल पाते। उसमें मैं आज भी कहूँगा कि एटा में जो प्रशांत पाठक जी, उनके जैसा व्यंगकार दूर दूर तक नहीं है, लेकिन शायद उन्हें भी वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, जैसे पांडे जी को वो सम्मान नहीं मिल पाया, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को वो सम्मान नहीं मिल पाया। महावीर द्विवेदी बहुत बढ़िया गीतकार थे, उन्होंने बहुत सारे मंच किए, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन एटा का नाम उन्होंने दूर दूर तक रोशन किया। तो देखिए, हर जगह कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन हमारे पास तो एक ही प्लस पॉइंट था कि आप लोग हमारे साथ थे, यानी कि पत्रकार हमारे साथ थे। तो कभी लोग हर में छपास होती है तो हमारे साथ रह के सबको ये था कि कुछ नहीं, 2-2 पंक्तियाँ तो अगले दिन अखबार में छपी जाएगी। तो मुझे आप लोगों का जो साथ मिला, हकीकत तो ये है कि मैं 1 से 2 नहीं, हम 1 और 1 11 हो गए। तो मैं अभी भी हमेशा धन्यवाद देता हूँ सभी मीडिया कर्मियों को कि इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि शायद मेरा किसी रिश्तेदार मेरे अपने ने नहीं दिया जितना आज भी। और अब तो मैं किसी एक की नहीं कह रहा, जितने भी एटा जनपद के पत्रकार हैं मुझे सब प्यार करते हैं और मैं सबको प्यार करता हूँ। तो ये संघर्ष भी रहे और कठिनाइयाँ भी आई, पर आपने अपने फील्ड को छोड़ा नहीं और लगातार चलते रहे। हाँ, आर्थिक स्थितियों से हम लोग ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे, लेकिन फिर भी कविताओं को हमने नहीं मरने दिया और धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते रहे। भाई साहब, इसमें आपके जीवन की कोई ऐसी रचना या ऐसा कोई शेर शायरी जो आपको बहुत प्रिय हो, पसंद हो, या जहाँ आप सुनाते हो तो उस पर तालियां बज जाती हैं? देखिए, मेरे जीवन का एक मूल मंत्र था, मैंने अपना जब भी रहा, मैंने परिचय का एक मुक्तक रहा और वो मेरी ज़िंदगी का सच है। मैं वही 4 पंक्तियाँ आपको दे रहा हूँ कि हकीकत है वो मेरा दर्पण है। पूरी ज़िंदगी में 4 पंक्तियों में लिख दी मैंने कि मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं, जिसमें आंसू पूजा जाए इतना विस्तृत भूगोल नहीं, और मैं रंगहीन तस्वीर हूँ वो जिसको कि चितेरा रंग न सका, बस इसीलिए उर्की झीलों में करते हंस किलोल नहीं, मैं आंसू हूँ उन आँखों का जिनका जग में कुछ मोल नहीं। तो मैंने तो हमेशा अपने आप को सबसे छोटा और सबसे पीछे, मैं आज भी जब कभी मंच पर चढ़ता हूँ तो कभी बीच में नहीं बैठता। मुझे मालूम है कि बीच में बड़े कवियों का स्थान होता है, मैं हमेशा मंच के साइड में बैठता हूँ। कोई मुझे ले जाके आप जाता भाई बिठा दे, नहीं भाई साहब यहाँ बैठी है, तो अलग बात है। आज भी मैं कभी बीचों बीच की कुछ नहीं, मैं हमेशा ही नहीं, मैं हमेशा ही साइड में। आज भी मैं अपने आप को एक युवा और छोटा कवि ही मानता हूँ। तो आप लोगों का प्यार है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत सारे कवि मुझसे वरिष्ठ हैं और मैं सबका पूरा सम्मान करता हूँ। वैसे एक जानकारी और बताइए कि जैसे आज आपने एक चीज़ देखी है, हम युवाओं पर बात करते हैं और आप भी बता रहे हैं कि आपने कृषक परिवार से यहाँ तक का जो सफ़र तय किया, तो कितनी कठिनाइयाँ, कैसे जीवन जिए आप जानते हैं, या कैसी आर्थिक स्थितियाँ खराब रहीं, शिक्षा भी मतलब ज़्यादा जो आप चाहते थे वो नहीं हुई। मैं हाई स्कूल तक किया, उसके बाद में नहीं पढ़ पाया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि हम नहीं पढ़ पाए। आज आप एक चीज़ देखते होंगे समाज में कि अगर कोई बच्चा इंटर में कम नंबर लाता है या दुर्भाग्य से वो सरकारी नौकरी नहीं ले पाता तो वो निराश हो जाता है और वो ये कहता है कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बर्बाद हो गया। तो मैं आपसे इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। क्या आप भी तो एक व्यक्ति थे जिसने उच्च शिक्षा हासिल नहीं की, बहुत धनाढ्य परिवार से नहीं आए, फिर भी आज आप शहर में एक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज आप भरत कहीं कह दो तो राजकुमार भरत सब कह देते हैं भरत। देखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो साइंस का स्टूडेंट था मैं। अच्छे स्टूडेंटों में घर में इज्जत थी, समाज में सब लोग कहते थे बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा। और जो मेरे आदि गुरु थे पंडित श्याम सुंदर मिश्र, उनके 2 भतीजे, एक IAFS हैं इस समय और एक PCS से रिटायर्ड हुए हैं। विष्णुकांत जी IAFS हैं आगरा में इस समय, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और उनके बड़े भाई शिव कुमार मिश्र PCS मतलब अपर जिलाधिकारी से रिटायर्ड हुए, ग्वालियर में हैं इस समय, वो भी कवि हैं। तो उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है। तो मेरे वो आदर्श थे।
वो दोनों भाई जो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, मेरे वो आदर्श थे और मैं भी चाहता था पढ़ लिख के मैं कम से कम कलेक्टर बनूं, IAS करूं। मेरे बाबूजी चाहते थे मैं IAS IPS करूं। लेकिन चूंकि मुझे जब मैं हिंदी में, मैं आपको बताऊं, हाई स्कूल में जो फेल हुआ तो मैं किसी मैथ साइंस में फेल नहीं हुआ, मुझे हिंदी 3rd में फेल हुआ। मैं हिंदी में फेल हुआ तो मुझे अंदर से अपने आप को आई यार हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मुझे फेल, और मैं फेल नहीं था, ऐसा था कि उसमें क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, संस्कृत में एक प्रश्न है, तो मैंने लिख दिया कारागार में हुआ था। वो उसका उत्तर वो सही जानना चाहते थे कि मथुरा में, लेकिन मैंने मथुरा लिख के कारागार में लिखा, सिर्फ उसके आगे मथुरा नहीं लिखा, तो उन्होंने वो प्रश्न गलत कर दिया। मैं आज भी उस पर चैलेंज कर सकता हूँ कि प्रश्न उतना ही होता है कहाँ हुआ, वो ये लिखते किस जनपद में हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, तो मैं उनको, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना था कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, मैंने लिखा कारागार में हुआ। अगर हाँ मैं मानता हूँ मैंने पूरा प्रश्न शायद नहीं लिखा, इतना कारागार लिख के छोड़ दिया, तो वो क्या वही टीप के पीछे वाले, मेरे पीछे जो सज्जन बैठे थे वो मेरे ही नाम के व्यक्ति थे, तो उसमें जैसे R लेवल था तो R लेवल के ही सब लोग थे, उनने भी मेरा टीप के लिख दिया कि वो श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। तो दो लोगों की कॉपी एक जैसी मिल गई और दोनों ही प्रश्न उन्होंने काट के मेरी रिजल्ट कर दिया। मुझे वो आज तक क्लियर नहीं किया गया कि मैं हाई स्कूल फेल हूँ पास हूँ। तो फिर वो मैं वहाँ से मन खिन्न हुआ और मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि जिस हिंदी में मैं फेल हुआ हूँ उस हिंदी में इतना कर जाऊँगा कि लोग मुझे हिंदी के नाम से ही जानेंगे। तो आप यकीन मानिए अमित जी, वो हाई स्कूल की किताबें एक गठरी बांध के, तो वही किताबें चलती थी, किताबें पहली तरह बदली तो जाती नहीं थी। मेरा छोटा भाई था, मैंने कहा इनसे छोटा भाई पढ़ेगा, उसने उन्हीं किताबों से ग्रेजुएशन किया। तो मैं हाई स्कूल के बाद मैंने किताबें नहीं खरीदी, उन्हीं हाई स्कूल की किताबों से भाई पढ़ा, उसके बाद उसने इंटर किया, BSc किया, आज वो अच्छी जगह पर है। लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, अब मैं हिंदी को ही निपटूंगा। तो फिर अब कविता का क्षेत्र मुझे मिल गया, तो ईश्वर की कृपा है आज मैं हिंदी कवि के रूप में जाना जाता हूँ। तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर मैं यही सोच लेता अब हाई स्कूल में फेल होगा मैं क्या करूँगा, अरे देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्यों बनूँ जो नौकरी के चक्कर में हूँ। आज मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ है, मेरे पास अकाउंटेंट है, मेरे पास हेल्प बॉय है, मेरे पास 2 सेल्समैन है, मैं खुद हूँ। अगर मैं नहीं होता मेरी पत्नी भी मेरा व्यवसाय देखती है। तो आज मैं व्यापारी भी हूँ, मैं व्यापारी नेता भी हूँ। प्रमोद गुप्ता जी आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, मैं उनके साथ जिला का उपाध्यक्ष हूँ, मैं महामंत्री भी रहा हूँ। और आपकी प्रेस में मैं, आपकी एक मैगजीन छपती है सुराग ब्यूरो राम प्रसाद माथुर जी की, उसका मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, सर्कुलेशन इंचार्ज हूँ प्रदेश का। तो मैं व्यापारी भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, कवि हूँ, और आपके साथ समाज सेवा भी, जैसे हमारी संस्कार मानव सेवा समिति जो अज्ञात लाशों के लिए उनका अंतिम संस्कार, तो उसमें भी हम लोग अमित जी के साथ जुड़े हैं, सोनू भाई के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें बड़ा आनंद आता है इन सब कामों में। अब हमें ये फील नहीं होता कि हम हाई स्कूल फेल हैं। कोई हमसे पूछता भैया आपके एजुकेशन क्या, तो हम कहते हैं नील, अब क्या बताएं कि हम हाई स्कूल फेल हैं। तो ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं अपने युवाओं से ये कहूँगा कि ये पढ़ाई लिखाई सब बहुत बात की चीज़ है, ये किताबी कीड़े हैं। कुछ करने के लिए जुनून होना चाहिए। हमारे पांडे जी कहते थे, उनका एक शेर याद आ रहा है, ग्रीष्ण पांडे जो हमारे कवि थे, कि आदरणीय ग्रीष्ण पांडे का एक शेर था कि ये मत कहो फोड़ेगा नहीं एक चना भाड़, ये बुज़दिली है वक्त का ऐलान नहीं है। लोग कहते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फूटता, लेकिन वो कहते थे नहीं, ये मत कहो फोड़ेगा नहीं एक चना भाड़, ये बुज़दिली है वक्त का ऐलान नहीं। क्यों कि हमेशा जितने भी इंकलाब हुए हैं, जितने भी बड़े काम हुए, एक व्यक्ति नहीं किए हैं। विवेकानंद भी एक ही था, दयानंद सरस्वती भी एक ही था, गांधी भी एक ही था। आज तक दूसरा गांधी पैदा नहीं हुआ, दूसरा विवेकानंद पैदा नहीं हुआ, है कि नहीं। दूसरे आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती पैदा नहीं हुए, और इन्होंने लंबी जिंदगी भी नहीं जी। लोग कहते हैं हम आगे चले गए। देखिए अभी जी मैं मानता हूँ लोग चाहे बड़े कम जिंदगी जिए, लेकिन भारी भरकम जिंदगी जीनी चाहिए, अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। अपने आदि शंकराचार्य को लीजिए, वो बहुत अल्प आयु में ही सारे मठों की स्थापना करके, सैकड़ों मंदिरों की स्थापना करके, सारे वेद शास्त्रों और ऋषियों के व्याकरण को बना के, और हमें हिंदू धर्म की स्थापना करके बहुत कम उम्र में चले गए। तो लंबी उम्र जीना जरूरी नहीं है, बात यह कि आपने वो जिंदगी जी कैसे। तो मैं अपने युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचो कि आप कितनी ज़िंदगी जियोगे लंबी, जितनी भी जी रहे हो ऐसी जियो कि लोग तुम्हें याद रखें। और कभी कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, और बड़े बनने के लिए कभी किसी के गले पर पैर मत रखिए, किसी को दबाइए मत। हमारे एक और मित्र थे यहाँ CDO रह गए, राजकुमार सचान होरी के नाम से, उनका एक दुआ मुझे बड़ा पसंद था। मैंने जिला जेल में सुना। हाँ, तो वो हमारे साथ थे उस समय वो। तो उनका एक वो था दुआ कि आसमान में खींचिए इतनी भव्य लकीर, खुद तुमको ही पूछ कर खुदा लिखे तकदीर। तो हमेशा किसी रेखा को मिटाइए मत, उसके आगे लंबी रेखा खींचिए। तो हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा मिली, ऐसे लोगों से मिला। और ऐसा नहीं हम पे तमाम आरोप प्रत्यारोपी ज़िंदगी में लगे, हमें निजी ज़िंदगी में हमारे पास तमाम, आप यकीन मानिए मैंने कभी अपने हाथ से एक चींटी नहीं मारी,
उसके बाद भी मुझ पे जो मुकदमा एक चला वो ऐसा चला कि वो 304 का मुकदमा, आज भी मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। फैसला हो जाएगा कम वक्त में, घर का ही है, लेकिन लगा क्योंकि वक्त जब बुरा होता है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें डरना नहीं चाहिए। मुझे जेल यात्रा भी करनी पड़ी, मैं जेल में भी नहीं डरा, जेल में भी कवि के रूप में स्थापित रहा। मुझे जेलर साहब से लेके सारे लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, और जिस समय मैं रहा जेल में कुलदीप जी के साथ और भी जेलर साहब रहे, एक इटावा के जेलर साहब से नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बाद में ख़त्म हो गए, भी एक्सपायर हो गए कुछ दिन पहले, ये बात है। तो मुझे सारे लोगों ने बड़ा प्यार दिया, तो मैं तो जहाँ भी गया है। अनूप दुबे शायद, नहीं अनूप कुमार जो सामने से थे, ख़त्म हो गए। वो बड़े अच्छे थे, बड़ा प्यार करते थे जब मैं उनके टाइम में जेल में था। हाँ, तो मैं वो जब भी जेल में वो मिलने आते थे सब बंदियों से, तो मुझे पूछे भरत जी आप कब जा रहे हैं, तो मेरा था बहुत जल्दी जमानत होने वाली। वो हमेशा एक ही बात पूछते थे, आप कब जा रहे हैं। वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपको परेड में खड़ा हुआ देखता हूँ। तो ये ज़िंदगी हमने जी है, जेल में भी हमने हिम्मत नहीं हारी। लोग जेल में रोते हैं बिलखते हैं, कुछ नहीं, वहाँ जेलर साहब की ऐसी इज्जत मिली कि वो लाइब्रेरी से किताबें मिल जाती थी। आप यकीन माने मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और जब मेरी जमानत मंजूर हो गई तो मुझे लगा कि 2 दिन बाद मैं चला जाऊँगा। तो जेलर साहब ने कहा अब तुम चले जाओगे, बताओ क्या चाह रहे हो। तो ये साहब आनंद मठ और पढ़वा दीजिए, आनंद मठ में बाहर नहीं पढ़ पाऊँगा, व्यापारी आदमी उस समय नहीं मिलेगा। तो जेलर साहब ने मुझे वहाँ आनंद मठ भी पढ़वा दी, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो, तो मुझे पढ़ना था वंदे मातरम की जो उत्पत्ति हुई, कहाँ से क्या हुई, तो बड़ा मन था आनंद मठ पढ़ने का। अब यकीन मानिए यहाँ ज़िंदगी में मेरे पास समय नहीं है कि किताबें पढूं, लेकिन जेल में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैंने वहाँ भी उसका मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, और आज भी बहुत सारे मित्र हमारे जेल में हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर मैं जेल ना आता तो शायद मैं मेरी आत्मकथा सत्य के प्रयोग ना लिख पाता। हाँ बस, तो मैं भी अगर जेल नहीं जाता तो ये समझ लीजिए कि मैंने वहाँ महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और राम कुमार वर्मा की बहुत सारी, महादेवी वर्मा को पढ़ा, राम कुमार वर्मा को पढ़ा, और अपना एक और सुख सागर है, सुख सागर को पूरा पढ़ा ग्रंथ को मैंने। तो वहाँ बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी। तो जेल का हमने पूरा आनंद लिया। और लेकिन हमारे लोग बोलते हैं जेल में यही यात्राएं, आपने हर कठिनाई का मजा बस आनंद, निराश नहीं हुए, होना भी नहीं चाहिए। और अभी कभी आपने हिम्मत नहीं हारी। देखिए हमें जितनी भी ठोकर लगी, हम उस ठोकर में आगे बढ़े, गिरे जरूर, लेकिन हमने सोचा कि वो उतने कदम हम आगे बढ़ गए। मतलब आप गिर के पड़े नहीं रह गए, नहीं उठे, और दूने इस तरह ही उठे जैसे सूर्य डूबने के बाद अगले दिन फिर स्फूर्ति के साथ निकलता है। यानी जब जब हम गिरे तो उससे दूनी ताकत से हम उठे। लोगों को लगा कई बार कि हम मिट गए, लेकिन नहीं मिटे हम, और भगवान चाहेगा तो आप सब लोगों का साथ है और आगे बढ़ेंगे। पूरी तरह से स्थापित हैं। और मैं केवल आपका इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आज आपसे हमने जो बातें की, सुना, उससे हमारे युवाओं को, हमारे समाज को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि देखो आपने मुकदमे झेले, जेल काटी, व्यापार में नुकसान फायदे झेले, जीवन को इतने तरह से बीतने दिया, तमाम समस्याओं से निकल के यहाँ तक पहुँचे, और फिर भी आप अपने क्षेत्र में इतने कामयाब हैं। आज आपके सामाजिक संबंध में देखता हूँ कि आपके विधायकों से लेके एक आम आदमी तक सबसे घरेलू संबंध है। तो मैं आखिरी एक सवाल, क्योंकि अब इंटरव्यू का मेरा समय हो रहा है पूरा, आखिरी एक सवाल कि आप जैसे आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल समाज एकांकी होता जा रहा है। आदमी को अपने से मतलब है कि वो अपने कमरे में आ गया, अपना काम धंधा करने के बाद मोबाइल चला लिया, उसको मतलब ही नहीं कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है या मेरे रिश्तेदार नातेदार कहाँ हैं, मैं कहीं दोस्तों में बैठूँ। तो इसमें आप ऐसी क्या सलाह देंगे कि इसमें परिवर्तन आए और हम पहले जैसा जीवन दे पाएं? देखिए मेरा मानना है कि जब टीवी आया घरों में तो उसने चौपालें ख़त्म कर दी। जब टीवी दी थी तो हम लोग घर के बाहर चौपाल पे इकट्ठे होकर पूरे मोहल्ले पड़ोस की बातें करते थे, और सारी चर्चा प्रचर्चा हो जाती थी। लेकिन वो सारी चर्चा टीवी ने ख़त्म कर दी, और हम कमरों में इकट्ठे बैठे थे, कैद हो गई। लेकिन उसके बाद जब मोबाइल आया तो उसने हमें कमरों में भी एकांकी कर दिया। आज घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों अलग अलग कोनों में बैठे हैं, अपने अपना मोबाइल सेटअप चला रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसी तरह बने रहे तो हम समाज से टूट जाएंगे, संपर्क हमारा टूट जाएगा। हमें समाज से जुड़ा रहना चाहिए, ज़मीन पर उतर के काम करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कहीं गिरा पड़ा है तो उसका केवल फ़ोटो मत खींचिए। फ़ोटो, पत्रकार है तो फ़ोटो खींचिए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ोटो इसलिए खींचिए कि समाज को दिखाना है व्यक्ति गिरा, लेकिन उसके बाद उसे उठाइए और हॉस्पिटल तक भी पहुँचाइए। ये पत्रकार का भी दायित्व है। क्योंकि वो है और नहीं फ़ोटो खींचा और चले आए, नहीं, उसके आंसू नहीं देखने, उसके आंसू पहुँचने भी हैं। तो ज़िंदगी में आपको सबसे जुड़ना चाहिए। और देखिए मैंने परिवार में भी अपने कुछ मानक स्थापित किए हैं। मेरे पास ईश्वर की कृपा से मेरे पास 2 बड़े बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, जबकि बेटियां तो हकीकत में मेरे घर में 3 आईं। एक बेटी जिसका मैंने जिस इंडस्टोन वगैरह होता है ना किया, उसके 2 दिन बाद ख़त्म हो गई, मित्रों को पार्टी दी। उसके बाद फिर एक बेटी आई, वो आज 12 साल की है। मतलब मैंने सारी बेटियां वो ली
जो कि हॉस्पिटल में जैसे लोग बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो कई नर्सों का संबंध रहा। हमारे प्रेमनगर में रहते हैं आसपास, तो मुझे पता चला हमारी पत्नी भी इसी तरह की है। तो हमने सोचा कि जैसे 2 बेटे हैं, अब तीसरी बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ तो क्या उसे हम बाहर फेंक देंगे। तो इच्छा थी कि बेटी, तो हमने कहा बेटी कोई ऐसी लेंगे, हम किसी रिश्तेदार की नहीं लेंगे, कोई पड़ी हुई या कोई छोड़ जाएगा लेंगे। तो हमने कई नर्सों से कह रखा था। तो पहली जो बेटी आई वो भी इसी तरह से कोई छोड़ गया था, वो ख़त्म हो गई, वो आगरा तक इलाज कराया। फिर दूसरी बेटी आई, वो भी काफ़ी बीमार रही, उसका भी आगरा तक इलाज हुआ। आज वो 11-12 साल की है। और अभी जो एक और बेटी घर में है छोटी, लगभग 20-22 महीने की है, और उसे जिस दिन लॉकडाउन लगा उससे 1 दिन पहले कोई छोड़ गया था। एक नर्स ने हमसे कहा कि भाई साहब दे दीजिए। तो मैंने कई लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जिन पे बेटियां नहीं हैं, लेकिन जब रात तक कोई लेने नहीं आया तो फिर उसका घर में, तो आज वो है लगभग 20-22 महीने की है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि देखिए, मदद करनी है तो उसके लिए आपको गाना बजाना नहीं है, मदद कैसे भी, कहीं भी, किसी भी रूप में किसी की जा सकती है। और मैं, आप एक अच्छे कवि के साथ एक अच्छे समाज सेवी, देखिए मैं नहीं चाहता इस चीज़ का प्रचार प्रसार हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बस के बेटियों के बिना घर अधूरा रहता है। मेरा मानना है कि बेटियों पर भी मैं 4 पंक्तियाँ कहूँगा कि जैसे लोग आजकल पेट में ही, गर्भ में ही बेटियों को मार देते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में या शहर में भी आज मान लीजिए कि किसी का कोई बुजुर्ग मर जाए तो बहुएं लड़के नहीं रोते, तो कोई बुढ़ा मर गया चुपचाप गली में पता नहीं, लेकिन अगर किसी की बेटी दूर से चल के आ रही हो या उसकी बहन चल के आ रही हो तो पूरी गली को पता चलता है कि कोई व्यक्ति मोहल्ले में ख़त्म हो गया है। तो तब मुझे 4 पंक्तियाँ कहनी पड़ी कि हिमालय रो रहा है, रो रही हैं गंगा और जमुना, कि हिमालय रो रहा है, रो रही हैं गंगा और जमुना, न होंगी बेटियाँ तो कौन झूमेगा तेरे अंगना, और दहाड़े मार कर मातम पे तेरे कौन रोएगा, न मारो बेटियों को कोख में है भरत का कहना, न मारो बेटियों को कोख में है भरत का कहना। तो मैं ये सोच के मैंने कहा यार बिना बेटियों का घर पूरा नहीं होता। तो आज 2 बेटियां मेरे घर में खेदी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मेरा बुढ़ापा बड़ा चैन में कटेगा। बड़े बेटे हैं दोनों, वो पढ़ लिख के उड़ जाएंगे, तो बेटियां बुढ़ापे तक, जब तक शादी करूंगा, मैं जीऊँगा तब तक बेटियों के लिए करूँगा। आपने एक समाज को संदेश दिया कि अपने लिए सब जीते हैं पर आप तो दूसरों के लिए जीते हैं, और फिर आपने अपना कीमती समय दिया हमको। हमारे साथ बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे समाज सेवक आप सबने सुना, और मुझको पूरी उम्मीद है कि आज आपको बड़ी प्रेरणा मिली होगी जीवन में कि कितने संघर्ष, मतलब आप क्या, हम लोग किस तरह करते हैं जीवन में, आखिरी हमारा डर होता है कि हम जेल ना चले जाएं, और हमारे आदरणीय राजकुमार भरत भाई साहब ने जेल तक को काटा और उसका भी मजा लिया, उसको उन्होंने कष्ट के रूप में नहीं देखा, वहाँ भी आपने अध्ययन करके अपने आप को और निखारा। तो बहुत अच्छा समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार अमित जी, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।